नमस्कार। आज हम लोग एक जासूस की तरह काम करते हैं, एक ऐसी खोई हुई दुनिया की पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त से कहना पड़ेगा मीलों आगे थी और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए, जो भी सुराग हमारे पास हैं, उन्हें एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। और इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यही है, एक महान सभ्यता जिसने अपने पीछे एक ऐसी लिखावट छोड़ी है जिसे आज की तारीख तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये सच में इतिहास का एक बंद कमरा है और आज हम इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले हैं। तो ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये लोग थे कौन? ये सभ्यता थी क्या? देखिए, किसी भी बंद कमरे को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो कमरा कहाँ है और कितना पुराना है, और हमारे पास सबूत के तौर पर है क्या। तो जरा इस पर नजर डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ही फल फूल रही थी। मतलब जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उस वक्त यहां भी बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साइज में ये उन दोनों सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतनी रहस्यमयी क्यों है? इसकी वजह है ये कॉन्सेप्ट, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, प्री हिस्टोरिक वो जमाना था जब लिखना पढ़ना नहीं था। हिस्टोरिक वो जमाना है जब से हमें लिखे हुए सबूत मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। और सिंधु घाटी वो इन दोनों के बीच के एक धुंधुले से दौर की है। मतलब उनके पास अपनी एक स्क्रिप्ट तो थी, पर अफसोस हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। चलिए अब अपने पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये सुराग हमें मिलता है उनके शहरों में। ये सिर्फ ईंटें नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसको ऐसे समझते हैं, उस जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया में लोग कच्ची ईंटों से घर बना रहे थे जो धूप में सुखाई जाती थीं, ज्यादा टिकती नहीं थी। और वही दूसरी तरफ सिंधु घाटी के लोग आग में पकाई हुई एकदम मजबूत और वाटरप्रूफ ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप था। और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, उनकी सारी की सारी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की थी। रेशियो था 4:2:1। अब सोचिए, चाहे शहर गुजरात में हो या आज के पाकिस्तान में, सैकड़ों किलोमीटर दूर ईंटों का साइज नहीं बदलता था। ये क्या दिखाता है? यही ना कि कोई बहुत ही पावरफुल सेंट्रल सिस्टम था जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा था। कमाल की प्लानिंग थी। और ये कमाल की प्लानिंग उनके शहरों की डिजाइन में भी साफ दिखती है। शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा किला और एक निचला शहर। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई ग्रिड पैटर्न में। और सबसे हैरान करने वाली चीज, उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम जो हर एक घर से जुड़ा हुआ था। पब्लिक हेल्थ पर इतना ध्यान शायद कुछ 100 साल पहले तक के लंदन या पेरिस में भी ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। शहर तो बहुत शानदार थे, पर इनमें रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब जरा उनके समाज, उनके विश्वास और उनकी इकोनॉमी के सुरागों को टटोलते हैं। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है वो कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक पूजा पाठ या नहाने के लिए होता था। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि हमें कहीं भी कोई बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के महल नहीं मिले। ये बात इसे मिस्र और मेसोपोटामिया से एकदम अलग कर देती है, जहां राजा और देवता दोनों के लिए विशाल इमारतें बनती थी। और हाँ, ये लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि बड़े इंटरनेशनल ट्रेडर भी थे। गुजरात के लोथल में मिला ये शानदार बंदरगाह और डॉकयार्ड इस बात का पक्का सबूत है। यहाँ से इनके जहाज मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं तक सामान ले जाते थे। जाहिर है ये सभ्यता बहुत अमीर रही होगी। इनकी हजारों मोहरें मिली हैं जो इनकी कला और शायद इनके विश्वासों की एक झलक देती हैं। इन पर एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं, कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ, गेंडा, ऐसे कई जानवर बने हुए हैं। लेकिन इन सभी जानवरों के बीच एक जानवर पूरी तरह से गायब है, घोड़ा। जी हाँ, इन हजारों मोहरों पर घोड़े का कोई निशान नहीं मिलता। और ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो वैदिक दौर आया उसमें घोड़ा एक सेंट्रल जानवर बन गया था। ये दोनों संस्कृतियों के बीच एक बहुत बड़े फर्क की तरफ इशारा करता है। तो फिर हुआ क्या? इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई?
चलिए अब इस केस के आखिरी और शायद सबसे दुखद रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले की थ्योरीज ये थीं कि शायद बाहर से किसी ने हमला कर दिया या कोई भयानक बाढ़ आई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच बताएं तो इन थ्योरीज के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं मिलते। कहीं भी किसी बड़ी लड़ाई या नरसंहार के कोई निशान नहीं है। तो फिर असली वजह क्या थी? नई साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करती है जो किसी भी हमले से कहीं ज्यादा भयानक थी। और ये एक ऐसी तबाही थी जो 1-2 साल नहीं बल्कि बहुत बहुत लंबे समय तक चली। असली विलन था क्लाइमेट चेंज। IIT खड़गपुर जैसी जगहों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि उस इलाके में लगभग 900 सालों तक एक भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूखने लगीं, खेती बर्बाद हो गई। ये कोई एक दिन में हुआ धमाका नहीं था, ये एक धीमी दर्दनाक मौत थी। लोग धीरे धीरे अपने शहर छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ जाने लगे। तो ठीक है, हमारी जांच के आखिर में क्या तस्वीर बनती है और कौन से सवाल हैं जो अब भी हवा में तैर रहे हैं? तो हमारी केस फाइल को अगर समेटे तो सिंधु घाटी एक प्रोटो हिस्टोरिक शहरी सभ्यता थी। इसकी पहचान थे इसके प्लांट शहर, पक्की ईंटें, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड। समाज ऐसा लगता है जहां सब बराबर थे क्योंकि राजा महाराजाओं के कोई सबूत नहीं मिले। और इसका अंत किसी तलवार से नहीं बल्कि प्रकृति के एक बड़े बदलाव यानी 900 साल लंबे सूखे की वजह से हुआ। लेकिन आखिर में हम घूम फिर कर उसी बंद कमरे पर आ जाते हैं। उनकी लिखावट, उनकी लिपि। सोचिए जरा, अगर कल कोई इस कोड को तोड़ दे तो हमें क्या पता चलेगा? उनके राजाओं के नाम, उनके भगवानों की कहानियां, या शायद उनके खत्म होने की असली कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर मौका मिले, अगर हम उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछ पाते तो कौन सा सवाल ज्यादा जरूरी होता? ये पूछना कि तुम कौन थे, या ये तुम्हारे साथ हुआ क्या?